हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है साइंस टू नो पे। दरअसल आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आज हम हमारे वीडियो में बात करेंगे ब्लैक होल्स पे कुछ पुटअप हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत कम लोग जानते हैं और अगर कोई जानता भी है तो शायद सही से नहीं जानता। इसलिए आज मैं वो सारे डाउट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि जब ब्लैक होल ब्लैक है तो वो दिखते कैसे हैं हमें, मतलब दिखते क्यों हैं हमें, क्योंकि वो तो पूरे ब्लैक है। तो इसका आंसर ये है कि ब्लैक होल हम जितना ब्लैक समझते हैं वो उतने ब्लैक होते नहीं हैं। इस पे दरअसल साइंटिस्ट की बहुत बड़ी डिबेट भी हुई थी जिसका नाम दिया था ब्लैक होल आरंट सो ब्लैक, मतलब ब्लैक होल उतने ब्लैक नहीं होते जितने हम समझते हैं। दरअसल ब्लैक होल वैसे तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते, लेकिन जो ब्लैक होल के आसपास मैटर रिवॉल्व करता है वो दरअसल लाइट रिफ्लेक्ट करता है। उसके कारण हम ब्लैक होल को देख सकते हैं। और दरअसल ब्लैक होल का टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ही ब्लैक होल का मास ग्लो करेगा। उतना ग्लो करने के कारण हम ब्लैक होल को आसानी से देख सकते हैं। और ब्लैक होल का टेम्परेचर उसकी साइज़ पे डिपेंड करता है। ब्लैक होल की साइज़ जितनी छोटी होगी उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा। साइंटिस्ट ने ब्लैक होल को समझने के लिए 3 तरह से डिफरेंशिएट किया है। पहला प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, दूसरा मैसिव ब्लैक होल्स और तीसरा सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। दरअसल प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स सबसे छोटे ब्लैक होल्स होते हैं। छोटे इन द सेंस हमारे सन से 10 to 11 मास से ज़्यादा जो भी ब्लैक होल्स होते हैं वो सब प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स आते हैं। उसके बाद मैसिव ब्लैक होल्स, वो सारे ब्लैक होल्स जो हमारे सन के मास से 1000 टाइम्स बड़े होते हैं। और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मिलते हैं, जिनका मास हमारे सन से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा होता है, वो सब सुपर मैसिव ब्लैक होल में आते हैं। अब जैसा मैं बात करूँ, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतना छोटा ब्लैक होल जल्दी कैसे डिटेक्ट होता है, बल्कि बड़ा ब्लैक होल होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था ब्लैक होल जितना छोटा होगा उसका टेम्परेचर उतना हाई होगा। टेम्परेचर हाई होने का कारण वो अपना मास ज़्यादा गर्म करेगा। गर्म करने के कारण वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। इस वजह से छोटे ब्लैक होल्स को ढूंढना ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू बड़े ब्लैक होल्स को। अगर आप में से कोई भी एक फ्यूचर ट्रैवलर अगर स्पेस में जाता है तो मेरी एक ही एडवाइस है, कभी भी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के पास मत जाना। कोशिश हो सके तो प्राइमोर्डियल से बच के अगर आप मैसिव के पास जाए तो आपकी लाइफ शायद बच सकती है। वैसे मैं तो जानता हूँ कि आप मैसिव ब्लैक होल्स में भी आप नहीं बचेंगे, लेकिन आपकी लाइफ आसानी से मैसिव ब्लैक होल्स में जाएगी। मतलब आप मैसिव ब्लैक होल्स में अगर आप जाएंगे तो आप आसानी से मर जाएंगे। लेकिन अगर आप प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स में जाएंगे तो पहले आपको उसके इनसेन टेम्परेचर से निकलना होगा, उसमें ही आप बर्न अप हो जाएंगे। तो उससे अच्छा आप मैसिव ब्लैक होल्स में जाइएगा। अब जैसे मैंने आपको मेरे चैनल के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यूनिवर्स इज़ टेम्पररी, मतलब यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो सब सिर्फ टेम्परेरी है। हमसे लेकर हमारा सन, प्लैनेट, सोलर सिस्टम सब कुछ टेम्परेरी है। तो फिर अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है, तो ब्लैक होल ख़त्म कैसे होते हैं। दरअसल आप सब ब्लैक होल की एक चीज़ तो जानते ही होंगे। अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ ब्लैक होल, तो आप एक ही चीज़ बोलेंगे जिससे कुछ भी चीज़ बाहर नहीं आती, वो ब्लैक होल है। तो दरअसल अगर मैं बात करूँ, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं कि जब सिस्टम और सराउंडिंग दो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं तो वो एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो जब ब्लैक होल सिस्टम है और हमारा यूनिवर्स सराउंडिंग है तो ब्लैक होल को भी तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। लेकिन ब्लैक होल तो हीट भी एमिट नहीं करता, क्योंकि ब्लैक होल इज़ दैट थिंग विच डजंट एमिट्स एनीथिंग। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने इसका आंसर निकाला था। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ब्लैक होल एक रेडिएशन एमिट करता है जिसको नाम दिया था हॉकिंग्स रेडिएशन, जिसकी वजह से वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को वैलिड करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ इनवैलिड हो जाता। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि यूनिवर्स में जो भी पॉजिटिव एनर्जी होती है उसकी एक नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो सपोज कीजिए जो भी मैटर ब्लैक होल के अंदर जा रहा है वो एक नेगेटिव एनर्जी है, तो ब्लैक होल एक पॉजिटिव एनर्जी बाहर रिलीज़ भी करेगा। और ब्लैक होल के अंदर जो भी मैटर जाता है वो अप्रॉक्स लाइट की स्पीड पे जाता है। और आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन थी E=mc²। इसका मतलब एनर्जी इक्विवेलेंट होती है मास के। तो जब नेगेटिव एनर्जी ब्लैक होल के अंदर जा रही है
तब वो अपना थोड़ा सा मास रिलीज़ कर रही है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी उतनी ही रिलीज़ करेगी जितना मास पहले उसके अंदर गया था। इसका मतलब ब्लैक होल जितना गेन नहीं करता उससे ज़्यादा ब्लैक होल एमिट कर देता है। ऐसे धीरे धीरे एमिट करते करते ब्लैक होल अपना पूरा मास रिलीज़ कर देता है और ब्लैक होल वैनिश हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ब्लैक होल के अंदर जाता है तो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से वो कोलैप्स हो जाता है और वो उसके अंदर रोटेट करता है, ना कि पल्स करता है। पल्स मतलब जैसे हमारा हार्ट बीट करता है वैसे नहीं बीट करता है, वो सिर्फ रोटेट करता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिहेव करने के लिए उस ब्लैक होल का मास और रेट ऑफ रोटेशन देखा जाता है, ना कि उस ब्लैक होल की साइज़ और शेप। वो सब सिर्फ डिपेंड करता है ब्लैक होल के मास और रेट ऑफ रोटेशन को। दरअसल इस थ्योरम को साइंटिस्ट ने कहा दैट अ ब्लैक होल हैज़ नो हेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगली वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।